हेलो बच्चों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को फ़ॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ और ये फ़ॉर्मूला आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो इन फार्मूला को आप याद कर लीजिए, मैथ आपका अच्छा बन जाएगा और आप मैथ में अच्छा समय देकर अच्छी तरीक़े से मेहनत कीजिए और आपका मैथ्स में सफलता आना लाजिम है। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स में एक बेसिक फार्मूला है वर्गमूल। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वर्गमूल याद नहीं रहता उन्हें। वर्गमूल कैसे याद किया जाए? तो वर्गमूल जो होता है दोस्तों, उन्हें आप 5 मिनट देकर भी याद कर सकते हैं। किस तरह याद किया जाए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्गमूल में सबसे पहले हम लोग 1 का वर्गमूल 1 याद करते हैं, वहीं 4 का 2 याद करते हैं, 9 का 3 याद करते हैं, 16 का 4, 25 का 5। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमें जो मिलती है वो 36 मिलती है। तो 36 का 6 है ना, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11 और 144 का 12। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं तो 169 हमें मिलती है। 169 का आपके सामने हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 196। तो 196 का बताएं आप लोग क्या होगा, तो वो 14 होगा। 225 का 15, 256 का 16, वहीं 289 का 17 और 324 का 18। 361 यहाँ होनी चाहिए जबकि यहाँ पर 371 लिखा हुआ है। कुछ गलतियाँ हो गई है, इनके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन 7 के जगह आप लोग यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, 361 कर दीजिएगा। 361 का 19 होता है। वहीं पर देखा जाए नेक्स्ट तो 400 का 20 होता है और 441 का 21 होता है, 484 का 22, 529 का 23 और 576 का 24 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तो मिलती है हम लोग को 576 का 24, 625 का 25 और 676 का 26। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं तो हम लोग को मिलता है 729। तो 729 का 27, 784 का 28, 841 का 29 और 900 का 30। यही हमारा वर्गमूल जो आपको 30 तक कम से कम तो याद करनी है, क्योंकि आपका मैथ आसान हो जाए इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग घनमूल की तरफ। घनमूल में हम लोग को कहाँ तक याद करना होगा, कम से कम 10 तक तो आप लोग को याद करना ही करना होगा। तो सबसे पहले 1 का घनमूल आप लोग 1 याद कीजिएगा, 8 का 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं तो हमें मिलती है 343। 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10 होता है। ऐसे यहाँ पर 30 तक शायद वर्गमूल लिखा हुआ है, आप लोग इन्हें देखकर याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको 10 तक ही इम्पोर्टेंट है और 10 तक ही आप याद करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। अब हम लोग का एक क्लास 10 का एक चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है, यानी ट्रायगोनोमेट्री। इसमें 3 भुजाओं के मापन के बारे में समझाया गया है और तीनों कोण के मापन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सभी चैप्टर में। तो देखते हैं सबसे त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं और इसमें क्या बताया गया इसे पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री होती है। पाइथागोरस प्रमेय का रूल है कि एक भुजा इसमें सबसे बड़ी होती है जो समकोण का एकदम समांतर हो, समकोण का एकदम इक्वल होती है। ठीक है, समकोण का एकदम सामने होती है, वो भुजा हमेशा बड़ी होती है, जिसे हम लोग H कहते हैं। और ये लंब है, इसे हम लोग P कहते हैं, और जो आपको आधार दिख रही है इसे हम लोग B कहते हैं। तो P B H में रिलेशन हमें पाइथागोरस प्रमेय से मिलती है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था H² बराबर P² प्लस B² होता है। ये हमें रिलेशन बनाया था। तो ये रिलेशन से हम लोग 6 फार्मूला को यहाँ पर बना सकते हैं, मैकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? H² बराबर P² प्लस B²। वहीं H बराबर हम लोग जानेंगे तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो √P² प्लस B² हो जाएगी। वहीं देखा जाए तो P² बराबर H² माइनस B² होगा, क्योंकि P² को अगर बराबर की उधर है, अगर हम B² को इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। वहीं पर अगर P हमें चाहिए तो स्क्वायर को आप उधर भेज दीजिए, इक्वल के उधर, तो उधर क्या हो जाएगा? √H² माइनस B²। वहीं B² बराबर H² माइनस B² होता है और वहीं P बराबर आपसे पूछा जाए तो √H² माइनस B² होता है। ये 6 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति चैप्टर 1 के लिए। आपको उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा और कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने ही से आपको फल मिलती है, बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर का
कुछ अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति में आपको पता होगा 6 अनुपात होते हैं जो यहाँ पर लिखा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा का अनुपात का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, वो P/H होता है। यानी एक ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज ट्रायंगल में ये P होती है, ये B होती है और ये H होती है। तो P को अगर हम B से भाग देते तो हमें क्या मिलती है, साइन थीटा। वहीं पर B को H से भाग देते तो वही हमें क्या मिलती है, कॉस थीटा। और वहीं पर P को B से भाग देते तो हमें क्या मिलती है, टेन थीटा। ये 3 अनुपात याद करने के फलस्वरूप हम लोग 3 निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कोसेक थीटा हमें निकालने के लिए साइन का उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ P/H है तो यहाँ H/P हो गया। वहीं कॉस थीटा निकालने के लिए हमको उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो सेक थीटा हमें मिलती है, तो यहाँ B/H है तो यहाँ H/B हो गया। वहीं टेन का अपोजिट कोट होता है, तो जबकि यहाँ P/B है तो यहाँ B/P होगा। यानी 1 का 4 नंबर, 2 का 5 नंबर और 3 का 6 नंबर, सब एक दूसरे से क्या है दोस्तों, अपोजिट है। इन्हें आप अच्छी तरीक़े से याद करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और वहीं टेन थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B एंड कोट थीटा इक्वल टू B/P। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना दोस्तों, वो डिग्री के मेजर है। इसमें हम लोग मुख्य तौर पर 0 डिग्री से 90 डिग्री मेज़र करते हैं हर त्रिकोणमितीय अनुपात का। लेकिन यहीं 11-12 में हम लोग जानते हैं तो उसमें हमें 180 से 360 डिग्री तक हमें डिग्री पता होनी चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम में बनता है। वो कॉन्सेप्ट अलग है जो आपको 12th मैथमेटिक्स और या 11 मैथमेटिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल 10th में आपको 90 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 दिया हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, और सभी का इसमें मापन दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों इसमें सभी का मापन दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होती है, वहीं साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है, वहीं साइन 90 का वैल्यू 1 होती है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन मिला के 0 पढ़िए, साइन मिला के 30 डिग्री, साइन मिला के 45 डिग्री, साइन मिला के 60 डिग्री और साइन मिला के 90 डिग्री। अब हर एक डिग्री के बारे में पढ़िए। उसी तरह कोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, कोस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगी और कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टेन थीटा दिया हुआ है। तो टेन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं। टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू अपरिभाषित होती है। वहीं पर हम देखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी यानी अनगिनत होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया साइन का उल्टा कोसेक होती है। तो साइन 0 का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी यानी अनगिनत होगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं कोसेक 30 का वैल्यू। उसका वैल्यू आप 2 मानिए, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 होता है। और कोसेक 45 का वैल्यू √2 होती है, कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होती है और कोसेक 90 का वैल्यू 1 होती है, जो साइन का अपोजिट है सब। उसी तरह सेक में आते हैं तो सेक 0 का वैल्यू 1 होती है, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 45 का वैल्यू √2 होती है, सेक 60 का वैल्यू 2 होती है और सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। उसी तरह कोट में आते हैं तो कोट 0 का वैल्यू अनगिनत होती है, कोट 30 का वैल्यू √3 होती है, कोट 45 का वैल्यू 1 होती है, कोट 60 का वैल्यू 1/√3 होती है और कोट 90 का वैल्यू 0 होती है। क्योंकि आपको पता है 0 का अपोजिट करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा और इन्फिनिटिव का अपोजिट करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पाई के बारे में बताया गया है। आखिर पाई क्या है, तो पाई के बारे में हम लोग जानते हैं। पाई एक रेडियन मेजर है और अब की हम पढ़ रहे थे अभी डिग्री मेजर। तो पाई का वैल्यू 180 के बराबर होती है। 180 एक डिग्री मेजर है, अब पाई एक रेडियन मेजर है, दोनों इक्वल होती है। इसीलिए पाई का मान जब 180 हो गया तो बताइए दोस्तों कि पाई/6 का वैल्यू कितना होगा। तो आप 180 से 6 में भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, कितना आएगा, 30 आ जाएगा, है ना। तो 30 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो 30 डिग्री को हम रेडियन मेजर में क्या लिखते हैं, पाई/6। उसी तरह पाई/4 जब कीजिएगा तो 45 आएगा, उसी तरह पाई/3 कीजिएगा तो 60 आएगा और पाई/2 कीजिएगा तो 90 आएगा। इसलिए हम लोग जब डिग्री मेजर याद करते हैं तो साथ में हमें रेडियन मेजर भी याद करनी होती है।
आप रेडियन मेजर ना याद करके डिग्री मेजर याद कर लीजिए। डिग्री मेजर की सहायता से आप रेडियन मेजर निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग सीखते हैं कैसे, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताइए दोस्तों कि साइन π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, π/6 का वैल्यू निकालेंगे। या तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, π/6 का वैल्यू 30 डिग्री होता है। यानी क्वेश्चन हमसे साइन 30 का वैल्यू पूछा है, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसी तरह आपका बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा एग्जाम में जो आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगी वो देखने वाली होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले आप रिलेशन के बारे में जानोगे। तो इसमें रिलेशन के बारे में बताया गया है, वो हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। यहाँ वही चीज़ दिया हुआ है जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना इम्पोर्टेंट है, तो सीखते हैं दोस्तों। ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे सीधा है, यानी इस तरह है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। यहाँ 90 डिग्री है ना दोस्तों। तो एक यहाँ पर एंगल बन रहा थीटा। वहीं दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हो तो यहाँ भी सेम ए बी सी और ये 90 डिग्री हो गया, और एंगल जो बनेगा वो ऊपर होगा यानी शीर्ष पर होगा। तो जब एंगल उन्नयन कोण, इसे हम लोग उन्नयन कहते हैं, है ना दोस्तों, और ये शीर्ष कोण हो गया। तो दोनों एंगल में अगर ऐसा त्रिभुज दिया हो तो उसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा का जब भी वैल्यू होता है ना, एंगल के सामने देखा जाता है। एंगल के सामने जो भी होता है वो पी होता है, और एच हमेशा बड़ी भुजा होती है, इसलिए एच ये हो गया, और जो बचा आपका वो क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। तो पी बी एच रिलेशन ये हो गया। उसी तरह ये ट्रायंगल में आता है तो इसके सामने आप देखोगे तो ये पी हो जाएगी, और ये हमेशा एच होता है, और ये आपका बचा तो क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। उसी तरह यहाँ बताया गया है कि साइन थीटा का वैल्यू जब यहाँ निकाला गया है तो आप देखिए p/h लिख के उसके p का वैल्यू ए बी लिखा गया और h का वैल्यू ए सी लिखा गया। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। उसी तरह यहाँ आप ट्रायंगल देखते हैं ना दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें एंगल ऊपर है, शीर्ष पर है। तो वो एंगल से जब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा p, और हमेशा ये एच भुजा होती है जो बड़ी होती है, जो बचा वो बी होती है। तो यहाँ पर अगर हमसे साइन थीटा पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सामने पी होती है तो यहाँ बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगी। तो यहाँ साइन का वैल्यू ए बी बटा ए सी, जबकि यहाँ साइन का वैल्यू बी सी बटा ए सी। अंतर क्या है, एंगल का डिफरेंस है। एंगल के अनुसार हम लोग अनुपात का वैल्यू निकालते हैं जो यहाँ पर बताया गया। वहीं कोस थीटा का वैल्यू बी सी बटे ए सी है, तो जबकि यहाँ देखते हैं तो कोस थीटा का वैल्यू ए बी बटे ए सी है। उसी तरह टेन का वैल्यू यहाँ ए बी बटे बी सी है, तो यहाँ टेन का वैल्यू बी सी बटे ए बी आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चाहते हैं टाइप का डिस्कशन करते हैं, और इस टाइप में हम लोग सबसे पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो है टाइप 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप कोस को इक्वल के उधर भेजिएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। वहीं स्क्वायर को हम भेजते हैं उधर तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वहीं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहीं स्क्वायर को अगर हम भेज देते हैं इक्वल के उधर तो हमें क्या होगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा टाइप 1 है। यानी टाइप 1 में आप केवल एक फार्मूला याद करते हो ना, तब फिर 5 फार्मूला याद हो जाएगी। उसी तरह टाइप 2 में आप याद कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। अभी आप लोगों को पता होगा ये 1 क्यों हो रही है, तो ये आपको प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा 1 आखिर क्यों हो रही। हर एक फार्मूला का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगी। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल के आप उधर भेज दीजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। वहीं सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। वहीं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और स्क्वायर को इक्वल को हम उधर भेजते हैं तो टेन थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका टाइप 2 हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 3। तो टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो उसी तरह इससे हम फॉर्मूला 5 डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि माइनस कोट स्क्वायर थीटा को हम उधर इक्वल के उधर भेजते हैं तो प्लस हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर निकल गया। वहीं कोसेक हमसे पूछे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। वहीं कोट स्क्वायर पूछे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी, और वहीं कोट थीटा पूछे तो √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। वहीं अब आते हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप 4 में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैंने बताया था साइन का अपोजिट कोसेक होता है।
तो आप साइन का जब अपोजिट कोसेक होता है, अभी बताइए दोस्तों, 2 का अपोजिट 1/2 होता है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट जाती है, यानी कटने के दौरान फिर क्या होती है, वो 1 हो जाती है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह कोसेक को हम अगर इक्वल के उधर भेजते हैं तो 1/2 कोसेक थीटा, और कोसेक इक्वल टू क्या होगी, तो साइन को उधर भेजेंगे तो 1/2 साइन थीटा। ये टाइप नंबर 4 हो गया। अब आते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5 में, और 6 और 7 में क्या बताया गया है। तो टाइप 5 में कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक को आप इक्वल के इधर भेजिएगा तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। वहीं सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोस थीटा हो जाएगा। उसी तरह टाइप नंबर 6 में आते हैं तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होती है। वहीं टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा हो जाएगी, और वहीं कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा हो जाएगी। उसी तरह टाइप 7 में आते हैं तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला अलग से आप याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, जो आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन में बहुत बार आने वाली है, बहुत इसका प्रयोग है। और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका भी यूज मैथमेटिक्स क्वेश्चन में बहुत होने वाली है, खासकर त्रिकोणमिति में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को क्या किया गया है कि जितना ही फॉर्मूला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का होता है, सबको एक जगह लिख दिया गया है, लेकिन केवल पूरक कोण को छोड़कर, पूरक कोण को हम अलग से डिसाइड करेंगे। तो साइन थीटा, अभी जो मैंने टैप सीखा था ना, वही टैप से एक जगह कर दिया गया है। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H √(1 - cos स्क्वायर थीटा और 1/कोसेक थीटा, ये आपका तीनों हो जाएगा। वहीं cos थीटा का फॉर्मूला आपका B/H √(1 - sin स्क्वायर थीटा और 1/सेक थीटा हो जाएगा। वहीं टेन थीटा बराबर P/B √(sec स्क्वायर थीटा -1 1/कोट थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगी। वहीं कोसेक थीटा बराबर H/P √(1 + कोट स्क्वायर थीटा 1/साइन थीटा हो जाएगी। वहीं सेक थीटा देखते हैं तो H/B √(1 + टेन स्क्वायर थीटा और 1/cos थीटा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो हमें मिलती है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर देखेंगे तो B/P √(कोसेक स्क्वायर थीटा -1 1/टेन थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हमें मिलती है 6 क्वेश्चन। तो ये 6 फार्मूला हमने डिसाइड कर लिया है। नीचे जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये बेसिक फार्मूला जो स्टूडेंट हमारे लिखे हैं, उसी को कॉपीज में बताया जा रहा हूँ। तो A + B × A - B इक्वल टू A² - B², ये बेसिक फार्मूला है। A - B का होल स्क्वायर A² + B² - 2AB होती है। वहीं A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB होता है। ये क्वेश्चन के दौरान मैं बताया था, और इसका यूज क्वेश्चन में होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपका आ गया पूरक कोण दोस्तों। पूरक कोण जिसका आपका बेहतरीन तरीका से इंतजार था। तो पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वहीं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वहीं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होती है, वहीं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होती है, और वहीं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होती है, तो वहीं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होती है। यहाँ आप देखे होंगे तो एक दूसरे का अपोजिट है, एक का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतरीन तरीक़ा से याद हो गया होगा। एक बार आप रीड कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बहुपद के बारे में। आखिर बहुपद के बारे में हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो बहुपद में हम लोग 10th में खास करके फॉर्मूला सीखे थे कि बहुपद जो होता है ना दोस्तों, वो खास करके हम लोग 3 बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 बहुपद यहाँ क्या है, पहला रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद का आपसे व्यापक रूप पूछ लिया जाए क्या होती है, तो ax + b, ठीक है। और शून्यकों की संख्या कितनी होती है, वो लगभग 1 होती है। तो 1 होती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पावर इसका 1 है, इसलिए हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, है ना, यानी पावर 2 हो। तो आप देखे होंगे ax² + bx + c, इसका व्यापक फॉर्म हो गया, है ना, सिंपल फॉर्म हो गया। शून्यकों की संख्या यहाँ देखी जाए तो 2 है, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 2 निकलती है। और शून्यकों की योगफल आपसे पूछा जाए अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, तो वो -b/a होता है। वहीं शून्यकों गुणनफल आपसे पूछा जाए अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, तो वहीं c/a होता है। ये हमारा रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है एक कॉन्सेप्ट क्या है, यदि शून्यक अल्फा बीटा हो तो बहुपद p(x) बराबर होता है, एक फार्मूला अलग से है, a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ऐसे पढ़ा जाता है। एक तो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax² + bx + c, और एक हो गया यदि आपका शून्यक अल्फा बीटा दे दिया हो, ठीक है, और
अलग से कुछ शून्य को दिया हुआ हो तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघाती बहुपद आ गया। चलिए चलते हैं अब त्रिघाती बहुपद के बारे में। तो त्रिघाती बहुपद में सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यापक रूप क्या होती है? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और वहीं शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि पावर इसका कितनी है? 3। शून्यकों का योगफल कितनी हो जाएगी? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी वाई दोस्तों होता है। वहीं पर शून्य को गुणनफल कितनी हो जाएगी? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तो माइनस डी वाई होती है। वहीं शून्यकों का योगफल दो दो करके लेने पर क्या होगी? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर आप 3 सिंबल देख रहे होंगे जो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये साइन क्या हो सकती है। तो ये साइन क्या है? तो ये साइन क्या है? तो ये अल्फ़ा बीटा गामा है। अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिंबल इसका अलग से होती है। ऐसा ये लेमडा होती है दोस्तों, ये एप्सिलॉन नोट होती है दोस्तों, ये एप्सिलॉन आर होती है। ऐसे बहुत से सिंबल होता है जो आपको जानने ही चाहिए। केवल अभी बहुपद में आपको 3 सिंबल कम से कम जान लेने चाहिए जो अल्फ़ा बीटा और गामा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कुछ टॉपिक हमारा क्या होगी दोस्तों? यदि शून्य अल्फ़ा बीटा गामा हो तो बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगी? इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघाती बहुपद का एक फॉर्मूला हो गया। जो कंडीशन दिया हो उस अनुसार हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग भाग एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझते हैं। इसमें हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ 2 दिया हुआ है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, बचेगा a। तो बीच वाला को हम लोग कहते हैं भाज्य, जिसको दिखाते हैं a से। इधर वाला को कहते हैं हम लोग भाजक, जिसको दिखाते हैं b से। जो इधर बचते उसे कहते हैं q, जिसको दिखाते हैं भागफल से। और इसको जो शेष बचते उसको दिखाते हैं r से। यानी एक फार्मूला हमारे सामने निकल के आ जाती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। एक फार्मूला आप इसी को हम लोग किस फॉर्म में जानेंगे? तो देखिए इसी को दूसरा फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो बीच वाला को हम लोग पी ऑफ एक्स कहते हैं, जो भाजक है उसे क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, जो भागफल है उसे जी ऑफ एक्स कहते हैं, और जो शेष बच गया है उसे आर ऑफ एक्स कहते हैं। रिलेशन आप निकाल सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये आपका भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला हो गया। इसमें 2 चीज़ यूज होगा, एक चर और दूसरा अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या होती है? वेरिएबल का मान हमेशा दोस्तों बदलती रहती है, जबकि अचर का मान फिक्स होती है। 1 के बदले आप 2 नहीं लिख सकते, वहीं 2 के बदले आप 3 नहीं लिख सकते। लेकिन चर x का वैल्यू आप कोई भी क्वेश्चन में अलग अलग ही आता है। x का मान 1 2 3 यानी इसका मान कॉन्सेप्ट के अनुसार बदलती रहती है, और जो क्वेश्चन है उनके अनुसार इसका मान बदलती रहती है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका अचर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें 2 समीकरण रहती है। 2 समीकरण को फॉर्म किस तरह दिखाते हैं? जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। वहीं पर देखते हैं तो डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। यहाँ भी होगा इक्वल टू 0, यानी दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों का ए बाई डी, बी बाई सी बाई एफ, और देखते हैं कि कब कब इसका अनुपात बराबर होता है, कब इसका अनुपात बराबर नहीं होता है। इनके अनुसार यहाँ पर फार्मूला डिज़ाइन किया गया है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पहला फार्मूला ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई नॉट इक्वल टू सी बाई, यानी तीनों का मान अगर बराबर नहीं हो तो उसका हलों की संख्या 1 हो जाएगी और युग्म का नाम यानी अविरोधी होगी। वहीं पर देखा जाए यदि तीनों का अनुपात जो नहीं है ना दोस्तों, तीनों का अनुपात बराबर हो जाए तो हलों की संख्या अनगणित हो जाएगी, वहीं इसका समीकरण आश्रित हो जाएगी। और वहीं पर देखते हैं 2 का मान बराबर हो और 1 का मान बराबर ना हो, यानी ए बाई डी इक्वल टू बी बाई नॉट इक्वल टू सी बाई एफ, तो उसका हलों की संख्या कोई नहीं होगी और समीकरण विरोधी हो जाएगी। तो वहीं पर मैंने बता रहा था दोस्तों कि ये 3 फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहीं तक हुआ था अभी तक क्लास में। जितना ये फार्मूला मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। और हमारा क्लास जैसे ही आगे बढ़ेगा तो मैं फार्मूला आगे जो भी क्लास का
10th का टॉपिक छुटा हुआ मैं सबका फॉर्मूला आपके सामने रखूँगा और उसे अच्छी तरीके से याद कर पाऊँगा। चलिए दोस्तों, आज मैं अंत में सबसे पहले कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ आपको, जो आपको याद रखनी चाहिए, और वो मोटिवेशन के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे रास्ता खुद बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि आपका मंजिल आपका आसमान है, ना कि ज़मीन है। तो इसलिए हमारा मंजिल जब दूर हो ना, तभी मेहनत भी वैसा ही करनी चाहिए। तो आपको 10th में अगर अच्छा सफलता चाहिए तो अच्छा मेहनत करना होगा, सही रास्ता पर चलना होगा, सही टीचर का गाइडेंस चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, तभी ये सक्सेस की रास्ता हो पाएगी, नहीं तो मुश्किल है दोस्तों। तो आप भी ध्यान दीजिए, टीचर्स भी आपको गाइडेंस करेगी, और ख़ासकर MTR क्लासेस की जितने भी टीचर है आपको अच्छी तरीक़े से गाइडेंस करेगी और आपको अच्छा सफल स्टूडेंट बनाएगी, जो आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, अपने गार्जियन को अच्छे रिजल्ट दिखा पाएँ, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर पाएँ और अपने सफलता को आसमान को छू लें। और आपका जो भी मंजिल है उसका फर्स्ट सीढ़ी क्लास 10th होती है। 10th में आप लोग को बेहतर करना चाहिए। 10th में यदि आप लोग बेहतर करते हैं तो आगे भी आप लोग माना जाता है कि बेहतर ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि 10th में मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया तो वही लोग सफल होंगे, जिसका 10th में रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा तो वो सफल नहीं होंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेहनत से हमें पीछे नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि 10th में जो सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं वही कंपटीशन लाइन में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए 10th का सिलेबस हमें अच्छी तरीक़े से पढ़नी चाहिए। खासकर मैं 10th वाले विद्यार्थी को बताना चाहता हूँ, वो अच्छे और सभी सब्जेक्ट का अध्ययन करें और संपूर्ण तरीक़ा से करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक बेहतर है। तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग अध्ययन करें। चलिए, अब मैं अंत लेता हूँ और यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ये वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।